जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। 17 अगस्त से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट होना है और निसंदेह आप तैयारी में लगातार लगे होंगे और परफॉर्मेंस भी, चूँकि इतना ज़्यादा समय आपको मिल गया है कि परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतर हो चुका होगा। लेकिन फिर भी अभी हम मैक्सिमम बच्चों को जो देखते हैं कि चूँकि रीजनिंग, मैथ और साइंस ये 3 पेपर मिला करके 100 में से 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाना है। और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके बच्चे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अगर देखा जाए तो आपका करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, आर्ट्स पोर्शन, ये सब मिला करके 20 क्वेश्चन अप्रोक्स पूछा जाएगा। और उसमें भी खास करके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये 2 पेपर को अगर हम जोड़ दें तो 10 से ज़्यादा मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाना है। तो लास्ट मोमेंट में इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके और आपकी एकाग्रता भी लगातार बनी रहे, क्योंकि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1 मार्क्स का ग्रुप डी में अगर अंतर पड़ेगा तो कम से कम 5 से 10 हजार बच्चों के बीच उथल पुथल हो जाएगा। क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो 1,15,00,000 प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो एक एक मार्क्स का उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उसी को ध्यान में रख करके 2 अगस्त से सुबह 7 बजे से 9 बजे तक एक स्पेशल बैच हम आपके लिए ला रहे हैं, जिसका कि एकदम फी नहीं के बराबर मिनिमम फी होगा, जिसमें 1 साल का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके को फास्ट रिवीजन कोर्स टाइप से हम लॉन्च करेंगे या फास्ट रिवीजन कोर्स के रूप में लाएंगे। और 2 घंटा का क्लास इसका डेली चलेगा, यानी कि 15 दिन भी अगर हम लगातार पढ़ाएंगे तो वो 30 घंटे के बराबर होगा। और 20 दिन अगर हम एग्जाम तक अगर आपको लेके जाते हैं तो वो 40 घंटे के बराबर होगा। और कुल मिलाकर के जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले लेंगे और रेस्ट टॉपिक को लास्ट में हम उसको कराएंगे। क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे का इनिशियल फेज में ही एग्जाम हो, उसको भी अधिक से अधिक इंपॉर्टेंट टॉपिक का लाभ मिलना चाहिए। और हो सकता है कि बहुत बच्चे का चूंकि 1.5 से 2 महीना तक मिनिमम एग्जाम चलना है तो उसका एग्जाम थोड़ा सा विलंब से पड़े। तो हमारा प्रयास ये होगा कि 20 से 25 दिन, मैक्सिमम 30 दिन में ये बैच को हम समाप्त कर दें। और ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए उपयोगी नहीं होगा, बल्कि आगामी बिहार एसएससी एग्जाम या स्टेट लेवल का अन्य एग्जाम, चाहे वो अलग स्टेट से, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या एसएससी का ही एग्जाम हो, ये करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके आपको हर जगह मदद करेगा। ग्रुप डी में तो मदद करेगा ही करेगा। तो हमको लगता है कि इसका फी जो है मात्र 49 रुपया ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, जो द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से, वहां से पैकेज आप बाय कर सकते हैं। और ये ऑफलाइन मोड में भी यह बैच चलेगी, उसके लिए आपको 99 रुपया फी जमा करना होगा 1 महीने का। तो आप समझ सकते हैं कि 49 रुपये में अगर 1 साल का करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिल जाए तो इससे और सस्ता क्या हो सकता है। ये समझिए कि जस्ट स्टूडियो का ही खर्च लेकर के आपसे हम मेंटेन कर रहे हैं, इतना आप कॉपरेट कर सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो क्लास होगा नाजुक मैम के थ्रू होगा। अभी आप इनका डिस्कशन भी देखे होंगे, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर हाल ही के दिनों में स्टार्ट हुआ है। तो पहले एक अभी मैम बताएंगी कि इस क्लास में हम क्या क्या कराने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस का डेमो भी अभी देंगी। अगर आपको क्लास पसंद आता है, अगर लगता है कि नहीं हमको 1 महीने में 20 दिन में अधिक से अधिक फायदा हो पाएगा, तो निश्चित रूप से आप क्लास को ज्वाइन करिएगा। और खास करके पटना के बाहर के बच्चे जो कि प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो अच्छा मौका है। द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके आप इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। अगर 10 में से 8 भी क्वेश्चन, 7 भी क्वेश्चन सही सही बना पाते हैं तो आप भीड़ से अलग हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप ऐसा मानिए। तो हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए नाजुक मैम को देते हैं, और मैम ही इसके बारे में पूरा विस्तृत चर्चा आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। तो हम आपके बीच करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक, और स्टैटिक जो भी पूछता है करंट से ही कनेक्ट करके, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से करंट को स्टैटिक से जोड़ के हम पढ़ते हैं। और मैक्सिमम आप अगर 10 क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप 8 से 9 मिनिमम टाइम में बना सकते हैं, और आप जो है आपके क्वालिफाई करने में बहुत बड़ा योगदान करंट एंड स्टैटिक आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस
और दिवस से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो ये जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड अगर स्टैटिक होगा तो क्या होता है कि एक इसके श्रमिकों को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है जो कौन सा है, ILO, और इसको फुल नेम भी पूछता है। स्टैटिक में आपसे पूछेगा कि ILO का फुल नेम क्या है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरा आपसे पूछेगा कि यह किसका संस्था है, तो यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का स्पेशल ये संस्था है जो किसके लिए काम करता है, तो श्रमिकों के कल्याण के लिए। यह भी ध्यान रखना है, किसके लिए, श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करता है। अब इसकी स्थापना डेट भी आपसे पूछ सकती है, स्थापना डेट 1919 में। और सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है स्टैटिक का, ये एकदम जो है एग्जाम के लिए रामबाण का काम करेगा। और इसमें टिक, आपको टिक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक मतलब सेकेंड के बराबर लगेगा। तो याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ पे, जेनेवा में है। और यह भी ध्यान रखना है कि जेनेवा कहाँ पे है, यह भी पूछेगा कि स्विट्जरलैंड में कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए, जेनेवा ना देके आपको स्विट्जरलैंड देगा तो आपको यह भी जानना है कि जेनेवा कहाँ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्विट्जरलैंड किस कॉन्टिनेंट में है, तो यह भी ध्यान रखना है, यूरोप में। किस कॉन्टिनेंट में, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये है। अब देखिए, कुछ दिवस से ऑप्शंस भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले 8 मार्च है। कौन सा, 8 मार्च है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 12 जनवरी, क्या है, 12 जनवरी। अब देखिए, ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और उसके बाद है 8 अक्टूबर। देखिए, 8 अक्टूबर इसको वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन से दिवस, वायुसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिर देखिए, 1 दिसंबर आता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा, एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर देखिए 22 जुलाई आता है। तो इस तरह से आपको जितने भी दिवस हैं वो सारा दिवस हम लोग एक बार कवर कर लेंगे। और ये किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा मनाया जाता है, यह भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि हाल ही में देश के किस राज्य में पहला इथेनॉल संयंत्र जो है उद्घाटन किया गया। तो यह देखिए कहाँ पे, बिहार में। अब बिहार में ना अगर कोई स्पेशल, जैसे कि स्पेशल अगर आपको डिस्ट्रिक्ट पूछे तो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया हो जाएगा। कहाँ पे, पूर्णिया हो जाएगा। बिहार के पूर्णिया जिले में हाल ही में देश में ये इथेनॉल संयंत्र का स्थापना हुआ है। सबसे पहला, यह भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ओडिशा में। यह ध्यान रखना है, एकदम हमेशा एकदम याद रखना है। अगर ये नहीं आएगा तो सबसे पहले ओडिशा में हुआ है। ये देखिए, अब देखिए ये क्या करेगा, तो पर्यावरण को प्रदूषित कम करेगा। पर्यावरण को क्या करेगा, प्रदूषित कम करेगा। अब देखिए भारत सरकार का क्या लक्ष्य है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 20% पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का काम किया जाएगा। ये ध्यान रखना, आपसे लक्ष्य भी पूछ सकता है कि 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य भारत सरकार का कब का है, तो 2025 तक। ये क्या करेगा, पर्यावरण को प्रदूषित कम करेगा। दूसरी बात, इससे फायदा किसको होगा, किसानों को। किसको, किसानों को। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, किसानों को कैसे फायदा होगा। तो देखिए, इथेनॉल जो बनती है ना, इथेनॉल किसानों के द्वारा जो गन्ना उपजाया जाता है, फसल जो उपजाई जाती है, उसके भूसी से, गन्ना के डंठल से, मक्का के खोई से, ये सब का इस्तेमाल इस संयंत्र में किया जाएगा और इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, ये काम क्या करती है, तो ये काम करता है क्या, पेट्रोल के ज्वलनशीलता को बढ़ाता है।
पेट्रोल के ज्वलनशीलता को बढ़ाता है। और देखिए इसका उद्घाटन पूर्णिया में कौन किए हैं, तो देखिए सीएम नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार जी इसका शुभारंभ किए थे, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए केरल अभी चर्चा में है क्योंकि केरल का जो हाईकोर्ट है ये पूरी तरह से पेपरलेस हाईकोर्ट के रूप में अभी उभर के आया है। तो ये भी करंट, अगर आपसे क्वेश्चंस पूछे कि भारत में कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जो पूरी तरह से पेपरलेस है, तो केरल का हाईकोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, क्या नया चेयरमैन। अब देखिए ये संगीता सिंह है, कौन, संगीता सिंह है, इनको ये क्या है, सीबीडीटी के नया चेयरमैन है, कौन है, संगीता सिंह। ये देखिए, अब देखिए सीबीडीटी का फुल ये देखिए ये पूछेगा कि ये कैसी संस्था है, ये कैसी संस्था, यह भी पूछ सकता है। तो याद होगा भारत का जो वित्त मंत्रालय, किसका, वित्त मंत्रालय का ही यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व का देखरेख करता है, राजस्व विभाग का ये देखरेख करता है, ठीक है। राजस्व विभाग का देखरेख कौन करता है, सीबीडीटी। अब देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसका फुल फॉर्म भी है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्स वसूली का, यानी कि राजस्व, राजस्व क्या है, टैक्स से रिलेटेड है, तो इसका देखरेख कौन करता है, सीबीडीटी। और इसकी स्थापना कब हुई है, सीबीडीटी की स्थापना कब हुई है, तो देखिए 1964 ईस्वी में। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे तो क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली, कहां पे, न्यू दिल्ली। अब देखिए करेंट हम पढ़े क्या, स्टैटिक में देखिए अगर आपको सीबीडीटी का हेडक्वार्टर पूछ दे, जैसे अगर सेट लगाए होंगे तो WCCB का हेडक्वार्टर पूछा था, अगर इसकी स्थापना पूछ दे तो स्टैटिक, यानी कि ये करंट से ही रिलेट करके स्टैटिक पूछा है। तो देखिए सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ये जो है राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो राजस्व विभाग आते हैं उसका देखरेख करता है। तो आपको किसी भी तरीका से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बताना है। और अभी देखिए राजीव कुमार जी अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चयनित हुए हैं। कौन सा हो जाएंगे ये, मुख्य चुनाव आयुक्त, याद रखना है मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन से, राजीव कुमार हैं, ये भी ध्यान रखना है। और इन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जो कि अभी भारत गणराज्य के 15वें नंबर के द्रौपदी मुर्मू जी जो है, जो कि उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, और वो अभी राष्ट्रपति के पद पे विराजमान हुए हैं। तो याद रखिएगा 24 जुलाई को रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म हुआ, और अब जो है अगले राष्ट्रपति कौन है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। और कहाँ से ये हैं, ये उड़ीसा से हैं, और पहली आदिवासी महिला जो है इतने उच्च पद पे, क्या उच्च पद पे विराजमान हुई है। तो ये भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में सबको क्या करना है, सबको एक्सप्लेन करते हुए निकलना है। देखिए अब हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, देखिए प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में इसमें पूछ रहा है कि प्रथम स्थान किस देश का है। इसमें फर्स्ट नंबर पे देखिए 3 नंबर तक पूछता है, फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, नॉर्वे, फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है। सेकेंड में अगर पूछे तो सेकेंड में डेनमार्क है। और अगर थर्ड नंबर पूछे कि थर्ड नंबर में कौन है, तो थर्ड नंबर पे स्वीडन है, थर्ड नंबर पे स्वीडन है, ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए टोटल, अगर यह भी क्वेश्चन पूछे कि टोटल इसमें कितने कंट्री हैं, तो 180 कंट्री हैं। अब देखिए अब भारत की रैंकिंग उसमें पूछेगा, तो भारत का नंबर कौन सा है, 150वें नंबर पे है। याद रखना है 2022 में ये सूचकांक आया है जिसमें भारत की रैंकिंग 150वें स्थान पे है। इससे पिछले 2021 में जब आया था तो भारत की रैंकिंग 142वें स्थान पे था। और यह भी अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे लास्ट में कौन है, इसमें सबसे लास्ट में कौन है, तो याद रखना है नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में है। तो देखिए ये हो गया, देखिए डेनमार्क, स्वीडन। अब दूसरी बात ये है कि अगर पूछे कि नॉर्वे
कहाँ है, तो नॉर्वे देखिए यहाँ पे ये यूरोप में है, कहाँ पे, यूरोप में है। और अगर इसकी कैपिटल पूछे कि कैपिटल क्या है, तो ओस्लो, और कैपिटल क्या है, ओस्लो इसकी राजधानी है। तो नॉर्वे अभी चर्चा में है क्योंकि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले नंबर पे है और इसकी राजधानी ओस्लो है। दूसरी बात, अब देखिए, और अगर आपको पूछे कि प्रिंटिंग प्रेस, अगर इसको स्टैटिक में जोड़ के पूछे कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कब आया, प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया, तो पुर्तगीज के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस आया था। यह भी ध्यान रखना है। आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं ना। आगे देखिए, हाल ही में चक्रवात आसानी का नामकरण। अब देखिए चक्रवात, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, इसमें दो चीजें को याद रखना है। पहले नंबर में एक अरब सागर है, कौन सा, अरब सागर है, और दूसरे नंबर पे एक बंगाल की खाड़ी है, कौन सी, बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, ये अगर बंगाल की खाड़ी में कोई चक्रवात उठेगा तो ये भारत के पूर्वी तट को इफेक्ट करेगा, पूर्वी तट को इफेक्ट करेगा। और अगर अरब सागर में उठेगा तो ये भारत के पश्चिमी तट को इफेक्ट करेगा, कौन से, पश्चिमी तट को इफेक्ट करेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। और ज्यादातर साइक्लोन कहाँ पे उठता है, बंगाल की खाड़ी में। जब बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन उठती है तो इसका स्पीड ज़्यादा होता है और ये हमारे भारत को ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती है। और देखिए, साइक्लोन से जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, साइक्लोन से उसके नामांकन को पूछा जाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, और साल का पहला चक्रवात कौन है। चलिए देखते हैं पहले। अब देखिए, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे साइक्लोन के बारे में देखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आसानी के बारे में पूछ रहा है आपसे। किसके बारे में, आसानी के बारे में। आसानी जो है 2022 का पहला चक्रवात है। कौन सी चक्रवात है, पहला चक्रवात है। और ये उठा कहाँ पे था, आसानी चक्रवात है, और ये उठा कहाँ था, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी, यहीं से इसका प्रारंभ हुआ था। इसका नामांकन कौन किया है, नामांकन कौन किया, श्रीलंका। नामांकन इसका श्रीलंका के द्वारा किया गया। कौन से, भारत के कौन से तट को इफेक्ट किया, देखिए कहाँ पे उठा है, बंगाल की खाड़ी में। तो कौन सा तट हो जाएगा, पूर्वी तट, जिसमें उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, ये सारे हैं। अब ये हो गया। अब देखिए, अगर 2022 का पहला चक्रवात पूछे, तौकाते, कौन सा है, तौकाते, ये कहाँ पे उठा है, ये अरब सागर में। ये कहाँ पे, अरब सागर में। कौन से तट को इफेक्ट करेगा, पश्चिमी तट को। कौन से तट को, पश्चिमी तट को। अब देखिए, अगर इसमें पूछे नामांकन कौन किया है, तो नामांकन इसका म्यांमार किया है। कौन सा, म्यांमार किया है। और याद रखिएगा, तौकाते का अर्थ क्या है, बहुत ही शोर करने वाली छिपकली, बहुत ही शोर करने वाली छिपकली, ये भी ध्यान रखिएगा। 2021 में ही बहुत सारे उठा है। देखिए, गुलाब, गुलाब नामक चक्रवात उठा है, जिसका नाम पाकिस्तान दिया है। कौन सा, पाकिस्तान दिया है। देखिए, एक चक्रवात उठा था शाहीन, शाहीन नामक चक्रवात है, जिसका नाम दिया है कतर के द्वारा, इसका नाम दिया गया है। तो ये सारे चक्रवात उठते हैं और सबका नामांकन इसलिए किया जाता है दोस्त, कि नामांकन करने से मान लिया जाए आसानी कितना इफेक्ट किया, तौकाते कितना इफेक्ट किया, गुलाब कितना, अगर नाम ही नहीं रहेगा तो उसका डाटा हम लोग को पता नहीं चल पाएगी, क्योंकि सभी चक्रवात के स्पीड अलग अलग हैं। अब देखिए, आपको डाटा मिलता है ना कि इस 2021 में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा चक्रवात आया, या अभी तक में कितना, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव साइक्लोन है। तो अगर इसमें इसका नाम नहीं रहेगा तो फिर क्या, तो फिर पता कैसे चलेगा। इसीलिए इसके डाटा को सही से लिखने के लिए, इसके बारे में सही जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए ये सारे नाम रखा जाता है प्रत्येक देश के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा
पौधों के लिए स्मार्ट वॉच। अभी हम लोग मनुष्य के लिए स्मार्ट वॉच देखे होंगे कि एक स्मार्ट वॉच आया है ना अभी, क्या करता है, दिल की धड़कन, आपका हार्ट बीट क्या है, आपका टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बताता है, बीपी बताता है। इसी को लेके पौधे के लिए भी एक स्मार्ट वॉच आया है, पौधे को लेके स्मार्ट वॉच आया है, और ये कारनामा ब्राजील के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? ब्राजील के द्वारा ये किया गया है। और ये क्या बताएगा? पत्ती की सहायता से। किसके सहायता से? पत्ती की सहायता से। पत्ती की सहायता से ये इसको कब पानी चाहिए, कब पानी चाहिए, इसको कब खाना चाहिए, सब ये स्मार्ट वॉच बताएगा। और ये कहाँ पे? ब्राजील के द्वारा ये कारनामा किया गया है। और ये पत्ती की मदद से, और किसको? जो जैसे जिस पौधे का संरक्षक जो रहेगा, यानी कि बागान को माली संरक्षण करता है ना, तो माली को मैसेज जाएगा, उसके फोन पे मैसेज जाएगा कि हाँ इस पौधे को पानी कब चाहिए, इसका भोजन खत्म हो गया। तो ये सारे स्मार्ट वॉच की मदद से किया जाएगा। तो कौन है? ब्राजील है, याद रखना है, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, अंतरिक्ष में दुनिया का पहला होटल। देखिए पायोनियर स्टेशन किस वर्ष लॉन्च होने की संभावना है। देखिए बहुत ही इंटरेस्टेड चीज, और इसको देख के खुद को मोटिवेट कीजिए कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कभी सोचे होंगे कि अंतरिक्ष में होटल भी बनेगा, तो ये जो है अमेरिकी एक कंपनी है, अमेरिकी सेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि कहाँ पे है? तो याद रखिएगा अमेरिका में। और यह दावा कर रहा है कि 2025 में पहला होटल, कौन सा? पहला होटल लॉन्च करेगा 2025 में, जिसका नाम होगा पायोनियर स्पेस स्टेशन, पायोनियर स्पेस स्टेशन। और इसमें क्या होगा? इसमें 27 से 28 लोगों के रहने की व्यवस्था है, 28 से 27 लोगों की रहने की व्यवस्था है। और ये किसका दावा है? अमेरिकी सेंस कंस्ट्रक्शन कंपनी की। और ये पहला कब करेगा? 2025 में। और दूसरा भी, सेकेंड भी लॉन्च होगा, सेकेंड 2027 में लॉन्च होगा, जिसका नाम वॉयेजर होगा, जिसका नाम वॉयेजर स्पेस स्टेशन होगा, स्पेस स्टेशन। अभी तक सुने होंगे स्पेस स्टेशन, लेकिन अब होटल भी स्पेस पे मिलेगा, इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो याद रखना है ये। अब देखिए आपको देखना भी है, तो इसका आंसर 2025, क्योंकि पहला 2025 में ही होगा। दूसरा जो 2027 में लॉन्च होगी, उसमें टोटल 400 लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। और अभी तक इसमें होटल में जाने पे कितना खर्च होगा, इसकी अभी डाटा नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 36 करोड़ लगेगा 3 दिन का सैर करने में स्पेस होटल में। तो ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए 2025 तक का लक्ष्य क्या है? 2024 तक की लक्ष्य है कि हर घर मतलब घर प्रोवाइड कराना, सभी को मकान प्रोवाइड कराना भारत सरकार का लक्ष्य है। 2047 तक का भारत सरकार का क्या लक्ष्य है? तो 2047 तक में भारत स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंस, ऊर्जा में इंडिपेंडेंस हो जाए, इसका लक्ष्य 2047 तक प्राइम मिनिस्टर जी रखे हैं। देखिए होटल आपको दिखाते हैं। देखिए ये व्हील आकार की होटल होगी, और ये होटल घूमते रहेगा, ठीक है, आपको देखने में लग रहा है चक्का के जैसा। और देखिए ये होटल रहेगा जिसमें क्या, जिसमें ऐसा बोला जा रहा है बैठने की व्यवस्था, रिसेप्शन रहेगी, म्यूजिक सिस्टम रहेगा, बार रहेगा, हर चीज रहेगा जो एक ताज होटल में 5 स्टार होटल में देखने को मिलता है, उससे भी बेहतरीन ये होटल है। और ये कौन करेगा? अमेरिकी कंपनी। कौन? अमेरिकी कंपनी करेगा ये भी ध्यान रखना है। और कभी तो सब चीज पॉसिबल है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, और इसी फ्लो के साथ आपको स्टैटिक एंड करंट कराया जाएगा एकदम इफेक्टिव तरीके से। और यकीन मानिए
यकीन मानिए हर एक क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से और याद करवा देंगे क्लास में ही, ताकि क्वेश्चंस अगर आए तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। मिनिमम टाइम में आप 10 से 12 नंबर ला सकते हैं और भीड़ में आप जो है दूसरे को पछाड़ सकते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।